नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड के 6 में से 5 विधायक सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल। विधानसभा अध्यक्ष ने इन 5 विधायकों के भाजपा में विलय को किया स्वीकार। 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या बढ़कर हुई 37। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अरुणाचल प्रदेश के गुमनाम वीरों के बारे में रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन कार्य के लिए राजीव गांधी विश्वविद्यालय के 6 प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर और राज्य सरकार के अधिकारियों का एक दल यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर एकत्र किए गए आंकड़ों से अरुणाचल प्रदेश के इतिहास को फिर से लिखने में भी मिलेगी सहायता। भारत स्काउट एंड गाइड्स के स्टेट ट्रेनिंग सेंटर नाहरलगुन में लगाया गया राज्य पुरस्कार टेस्टिंग कैंप। राज्य के 13 जिलों के 127 स्काउट्स एंड गाइड ने लिया हिस्सा। भारत स्काउट एंड गाइड्स के स्टेट चीफ कमिश्नर मार्किन कादू ने युवाओं से गैर शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने की अपील। मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड के 5 विधायक सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने इन 5 विधायकों के भाजपा में विलय को स्वीकार कर लिया है। प्रदेश में अब जनता दल यूनाइटेड के मोहम्मद अब्दुल नासिर एकमात्र विधायक बचे हैं। विधायकों ने बिहार में नीतीश कुमार के भाजपा का साथ छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद ये कदम उठाया गया। मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड ने इस साल मार्च में विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 6 पर जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी ने 60 सदस्यीय राज्य विधानसभा में 32 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अरुणाचल प्रदेश के गुमनाम वीरों के बारे में रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन कार्य के लिए राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनो हिल्स ईटानगर के 6 प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर्स और राज्य सरकार के अधिकारियों का एक दल यूनाइटेड किंगडम में लंदन के 18 दिन के दौरे पर है। ये दल देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले अरुणाचल के गुमनाम वीरों के बारे में लंदन में विभिन्न संस्थाओं और लाइब्रेरीज में इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स के रूप में संरक्षित उपयोगी जानकारी और आंकड़ों को एकत्र करेंगे। इतिहास में वर्ष 1792 से लेकर 1945 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, प्रोसीडिंग्स, 2 डायरी रिपोर्ट्स, सर्वे नोटिस, पर्सनल डायरी, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, इमेजेस सहित विभिन्न माध्यमों से यूनाइटेड किंगडम के संस्थानों में उपलब्ध है। इस दौरे से एकत्र किए गए आंकड़ों से अरुणाचल प्रदेश के इतिहास को फिर से लिखने में भी सहायता मिलेगी। ऑल अरुणाचल प्रदेश प्रीस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की आज राजधानी ईटानगर के चिंपू में पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक मुचु मिथी, जीके ताको, ईटानगर नगर निगम के काउंसिलर लोकाम आनंद सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने संबोधन में विधायक मुचु मिथी ने कहा है कि ऑल अरुणाचल प्रदेश प्रीस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के गठन से राज्य में विभिन्न जनजातियों के पुजारियों के कल्याण के लिए आवाज़ उठाने और उनके उत्थान की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे। बहुत वर्षों के बाद ये एक संगठन बनाया है, एक मजबूत सा संगठन ऑल ओवर अरुणाचल के लिए एक पेरेंट बॉडी बनाया है। जैसे हमारे माननीय एमएलए जी जीके ताको ने भी जिक्र किया कि ये सरकार की तरफ से शायद इसी को, शायद बोल के नहीं, मेरे ख्याल से इसी को एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मानेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय भी है सरकार के, और नींबू लोग के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमारे ट्रेडिशन को बरकरार रखने के लिए हमारे नींबू से ही होता है, हमारे ईगू जो इडू में ईगू बोलता है उसी से होता है। तो ये एक बहुत अच्छा पहल है, शुरुआत हुआ है, आगे बढ़ते संगठन इसको मजबूत करेंगे। तो यही इरादा से ही ये आज मीटिंग हुआ, सभा हुआ, क्योंकि समय का पुकार ये था कि ज़रूरी था कि हमारा ट्रेडिशंस को आगे बढ़वाए। आपने देखा है विश्व भर, दुनिया भर में बैक टू रूट्स, उस पर यही इम्पोर्टेंट होता है हर कल्चर के लिए। तो अरुणाचल भी समझ चुका है, सरकार भी समझ चुका है कि वी हैव टू गो बैक टू आवर रूट्स, एंड सो द इम्पोर्टेंस गिवन टू द नींबू, टू द ईगूस आर द स्टेप नंबर 1, एंड फ्रॉम देन ऑन द फर्दर स्टेप विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो इसी बात पे ही सरकार ने सही समय में सही परखा है और सही निर्णय लिया है, इसलिए ये शुरुआत हुआ है। इसलिए ये मेरे व्यक्तिगत
सोच था, ये सरकार के बोल के नहीं, ये मेरे व्यक्तिगत सोच था कि अभी जो हुआ है सरकार के पॉलिसी के ज़रिए हुआ है, लेकिन इसको मजबूत करने के लिए कानून बनाना है असेंबली पर, संगठन जो भी है और इसका जो पॉलिसीज़ होंगे इसके नियमों के लिए, पुलिस के लिए एक विधानसभा पर एक कानून बनाने से इसको और मजबूत दर्जा मिलेंगे। तो इसी तहत से हम भी मांगेंगे सरकार को कि इसको कानून बनाया जाए, हमारे नींबू लोग के लिए, हमारे पीस लोग के लिए, उसका भविष्य के लिए ये बनाया जाए। बदलते परिस्थिति पे जो चुनौती उन लोग सामना कर रहा है उसको कैसे उन लोग फेस करें, तो इसी बात में हमारी सोच है। राजधानी क्षेत्र ईटानगर के भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के स्टेट ट्रेनिंग सेंटर नाहरलगुन में शुक्रवार को राज्य पुरस्कार टेस्टिंग कैंप लगाया गया। इस अवसर पर राज्य के 13 जिलों के 127 स्काउट्स एंड गाइड्स ने हिस्सा लिया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक और भारत स्काउट्स एंड गाइड के स्टेट चीफ कमिश्नर मार्किन कादू ने राज्य पुरस्कार टेस्टिंग कैंप में प्रदेश के सभी जिलों के स्काउट्स एंड गाइड्स का प्रतिनिधित्व न होने पर चिंता जताते हुए कहा है कि इसमें भाग नहीं लेने वाले जिलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। उन्होंने युवाओं से गैर शैक्षणिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। Participants from 13 districts, namely Upper Siang, Lower Siang, West Siang, Siang, Papumpare, Lower Subansiri, Phra Dadi, Anjao, Namsai, Lohit, Lower Dibang Valley, Tawang and West Siang, West Kamen districts are participating. Total Scout 44, Guides total 67 and number of escort and staff members 16 plus 2 state headquarter official and 3 rovers and 10 teaching staff are here in this camp. Scout or a previous guide will work at least for 6 months to qualify for Pratham Sopan. A Pratham Sopan scout or a guide will work at least for 6 months to qualify for Dutiya Sopan. And a scout or a guide, Dutiya Sopan scout or a guide will again work at least for 6 months to qualify for Tritiya Sopan. राज्य पुरस्कार टेस्टिंग कैंप है, तो ये टेस्टिंग कैंप वो लोग जोनल लेवल में कंपटीशन करके आया, तो वो लोग जो लोग यहाँ से फिर सेलेक्ट होगा तो राज्य पुरस्कार के लिए गवर्नर के वहाँ प्रोग्राम होंगे। अगर वहाँ से जो सेलेक्ट होंगे वो राष्ट्रपति अवार्ड के लिए दिल्ली में 26 डिस्ट्रिक्ट में से ओनली 13 डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट किया है। ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए था। उसके लिए मैं हमारा स्काउट गाइड्स के केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को 60 दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। ये अवकाश शिशु के जन्म के तुरंत बाद या प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाने के मामलों में दिया जाएगा। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने शुक्रवार को इस बारे में आदेश जारी किया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बताया है कि शिशु के जन्म से पूर्व ही या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु की मानसिक पीड़ा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे मामलों में जननी के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि शिशु के जन्म होने के तुरंत बाद या 28 दिन के भीतर मृत्यु होने पर माता विशेष मातृ अवकाश का पात्र होगी। यदि 28 सप्ताह या उसके बाद शिशु की गर्भ में मृत्यु हो जाती है तो भी माता को ये विशेष अवकाश मिलेगा। मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि विशेष मातृत्व अवकाश केंद्र सरकार की उन्हीं महिला कर्मचारियों को मिलेगा जिनके 2 से कम बच्चे जीवित हैं और प्रसव किसी अधिकृत अस्पताल में हुआ हो। सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक पद्म पुरस्कार 2023 के लिए 15 सितंबर तक नामांकन किए जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार पद्म पुरस्कारों के लिए सिफारिशें और नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। पुरस्कारों की घोषणा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 1954 में स्थापित इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग क्षेत्र में विशिष्ट कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
अरुणाचल प्रदेश के युवाओं के लिए अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली आगामी 6 दिसंबर से 12 दिसंबर को वेस्ट कामेंग जिले के रूपा में आयोजित की जाएगी। अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली के लिए उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन का कार्य गत 5 जुलाई से चल रहा है। इस बारे में विस्तृत जानकारी भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है। इधर असम राइफल की खोंसा बटालियन द्वारा युवाओं के लिए प्री आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दिया जा रहा है। खोंसा टाउन में युवाओं को भारतीय सेना में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों पर अग्निवीर रिक्रूटमेंट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लेपारादा जिले में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत संतुलित भोजन और दैनिक खान पान में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों, फलों और सब्जियों से पोषक आहार के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत ICDS बासार द्वारा वन स्टॉप सेंटर की मदद से शुक्रवार को राष्ट्रीय पोषण रैली निकाली गई। इस अवसर पर स्लोगन के माध्यम से लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन के बारे में जागरूक किया गया। इधर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े लाभार्थियों को बेहतर व्यवस्था देने के लिए उनके आधार से तालमेल हेतु किए गए आग्रह को आंगनवाड़ी बहनों ने अच्छे से पूरा किया। उन्होंने कहा है कि पोषण ट्रैकर से जुड़े 11 करोड़ लाभार्थियों में से 70% की जानकारी को आधार की सहायता से सत्यापित किया जा चुका है। आंगनवाड़ी से जुड़े जितने भी लाभार्थी हैं, क्या उनका हम आधार से तालमेल बना सकते हैं? ये कहते हुए मुझे अति प्रसन्नता है कि देश भर में 70% से ज्यादा आंगनवाड़ी परिवार के लाभार्थी अब आधार लिंक्ड हैं पोषण ट्रैकर से। अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की निष्ठा का एक और। भारतीय फुटबॉल संघ की नई कार्यकारिणी के लिए हुए चुनाव में कल्याण चौबे को अध्यक्ष, NA हैरिस को उपाध्यक्ष और कीपा अजय को ट्रेजर के रूप में निर्वाचित किया गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भारतीय फुटबॉल संघ की नई कार्यकारिणी के सदस्यों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि नई टीम फुटबॉल खेलों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने में कामयाब होगी। अरुणाचल प्रदेश से पहली बार कीपा अजय को भारतीय फुटबॉल संघ की कार्यकारिणी में जगह मिलने से राज्य में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ ही खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में गत 1 सितंबर को 63वां इंडियन ऑयल डे मनाया गया। पासीघाट टाउन में स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के आउटलेट पर आयोजित इंडियन ऑयल डे कार्यक्रम के दौरान पौधारोपण और ऊर्जा संरक्षण जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर रिटेल सेल्स अरुणाभ शर्मा ने न्यू डिजिटल QNR कोड के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। 64 इयर्स हो चुका है उस दिन का। ये 63rd इंडियन ऑयल डे है, तो इसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा जितने भी हम लोग के नॉन स्टॉप काम करने वाले जो एनर्जी वॉरियर्स हैं, हम लोग के कस्टमर अटेंडेंट्स हैं, LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के जो अटेंडेंट्स हैं, डिलीवरी बॉयज़ हैं, और मोस्टली हम लोग के जो कस्टमर्स हैं जिनके कारण हम आज तक इस स्टेज में पहुँचे हैं। इतने साल हम लोग सक्सेसफुली जा पा रहे हैं। आशा करते हैं कि सबके सपोर्ट से हम लोग ऐसे ही आगे जाते रहेंगे। और कस्टमर्स को रिलेटेड और एक जो बोलना चाहूँगा कि कस्टमर्स आजकल नया डिजिटल आ चुके हैं, तो इसीलिए जितने भी पेट्रोल पम्प्स हैं, पहले का दिन नहीं रहा है, तो कभी कभी पेट्रोल पम्प रिलेटेड कुछ कंप्लेंट हो भी सकता है। ऐसा भी हो सकता है आपको पेट्रोल पम्प अच्छा लगा है लेकिन आपको फीडबैक देना चाहे, तो इसीलिए मिनिस्ट्री की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है, उसका नाम है दर्पण। उसके लिए एक QR कोड जनरेट किया गया है, वो हर पेट्रोल पम्प में लगाया जाता है। तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनी, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो उसमें जाके आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इधर में यह है दर्पण का QR कोड, तो इसमें क्या है आप अपना मोबाइल कैमरा लेके इसको स्कैन कर सकते हैं। एक लिंक खुलेगा, लिंक में आप ऑटोमेटिकली सबसे पास में जो पेट्रोल पंप है, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, PPCL, HPCL का हो, तो ऑटोमेटिकली उसका एक रेटिंग शीट आ जाएगा, तो आप उसमें अपना फीडबैक दे सकते हैं, फ़ोटो भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो अच्छा है तो अच्छा फीडबैक दीजिए, अगर लगता है ख़राब है तो ख़राब फीडबैक दीजिए, तो उसके बेसिस पे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर ख़राब होता है अगर अच्छा होता है।
चांगलांग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों को जिला पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट, साइबर क्राइम और ड्रग अब्यूसेस के विषय में जागरूक किया गया। चांगलांग पुलिस ने युवाओं को गैर कानूनी गतिविधियों से दूर रहने और पढ़ाई सहित सकारात्मक कार्यों में अपनी ऊर्जा लगाने की अपील की। लोहित जिले के कामलांग टाइगर रिजर्व में कर्मियों को पेट्रोलिंग मॉड्यूल पर 2 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। NTCA इंडिया की बायोलॉजिस्ट अगाथा मोमिन ने इस अभयारण्य के सुरक्षा कर्मियों को वन्य जीवों की निगरानी से संबंधित मोबाइल एप्लीकेशन MSTRLPES के उपयोग के बारे में प्रशिक्षण दिया। इस एप्लीकेशन के उपयोग से वन्य जीवों की निगरानी और उनके पहचान में मदद मिलेगी। पोषण अभियान बच्चों को पौष्टिक आहार और देश के एक स्वस्थ भविष्य दे रहा है। इस अभियान की लाभार्थी असम के दारांग में रहने वाली सहरोनिसा से जानिए उनके अनुभव के बारे में। ममता की थाली में पोषण अभियान, खिलखिलाता बचपन बन रहा हमारी पहचान। जी हाँ, पोषण अभियान की सफलता कथा असम के दारंग जिले में भी लिखी जा रही है। 32 साल की सहरोनिसा बेशक एक हाउसवाइफ है, लेकिन पोषण अभियान के बारे में सब जानती हैं। मुझे इस अभियान के तहत आंगनबाड़ी और आशा वाइद्यों की सहायता से नियमित टीकाकरण, प्रभावपूर्वक देखभाल किया जा रहा है। मैं पोषण अभियान के साथ साथ सरकार को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जैसे हर गर्भवती महिला के लिए इतना कुछ कर रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों की माताओं को पोषण अभियान के बारे में जागरूक कर रही हैं, दूध, हरी सब्जियों के बारे में बता रही हैं, ताकि बच्चों को मिले पौष्टिक आहार और देश को स्वस्थ भविष्य। प्रोटीन, खनिज, विटामिन, वसा आदि युक्त भोजन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। हर माँ को इसके बारे में पता होना जरूरी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमें आकर सब बता देती है और हम उन बातों को ध्यान से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। इतना ही नहीं, समय पर टीकाकरण, दवाई, बच्चे का वजन सब किया जाता है, ताकि बच्चा रहे हमेशा स्वस्थ। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।